नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में सबसे पहले आज देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली बात बताई गई है वो कहा गया है दे आर सार इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव इनका नेचर होता है, नेचर से कोरोसिव होते हैं। इसके साथ ही साथ कहा गया है टर्न्स लिटमस पेपर रेड। ठीक है, तो जो भी ब्लू लिटमस पेपर होगा इसको ये क्या कर देते हैं, रेड में बदल देते हैं, मतलब कलर चेंज आता है। थर्ड प्रॉपर्टी दी गई है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता होना चाहिए एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यहाँ पे देखिए एक नया टर्म आ गया एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन होता है जो वाटर में हो। ठीक है, तो एसिड अगर वाटर में मिला हुआ है तो वो कहलाएगा एक्वस एसिड। ठीक है, तो एक्वस एसिड या एसिड सॉल्यूशन इन वाटर ये हमेशा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इम्पार्ट पिंक रेड कलर टू मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर वो चेंज करता है वो किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, पिंक रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिनोप्थलीन बिकम्स कलरलेस ऑन एज एडिंग एसिड। तो फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं एसिड के। तो क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ एसिड आप बोल सकते हैं। तो ओरिजिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला दिया गया है ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड के अगर एग्जांपल्स पूछे जाएँ तो जैसे साइट्रिक एसिड है, आपको पता होगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है फ्रूट्स में। ठीक है, एसिटिक एसिड आपको सुना होगा आपने विनेगर में, जिसको सिरका कहते हैं, तो एसिटिक एसिड है उसके अंदर। ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटो में प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। तो इसी तरीके से टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है इमली में, जिसको हिंदी में मतलब इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड एक और ऑर्गेनिक एसिड है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में और कर्ड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद मिनरल एसिड दिए गए हैं। मिनरल एसिड देख लेते हैं क्या होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ऊपर जो था हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड था, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये डेंजरस होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है मिनरल एसिड्स में एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे H2SO4 है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड को हम लोग ने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और दूसरा होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ऐसे एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर उस एसिड को हम लोग ने वाटर में, उस एसिड में अगर हम लोग ने वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा अपने आयंस में। जैसे मान लीजिए HCl है। ठीक है, तो HCl में अगर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया जाए तो H+ और Cl- आयन में ये ब्रेक हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HNO3 है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक है HCl। ठीक है, अब अगर नाइट्रिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन देखा जाए तो किस में होगा, तो H+ में होगा और NO3 1- में होगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन हो गया और नाइट्रेट आयन हो गया। इसी तरीके से अगर H2SO4 का देखा जाए तो H2SO4 को अगर देखा जाए तो H+ आयन में ये डिसोसिएट होगा और SO4 2- आयन में डिसोसिएट होगा। इसी तरीके से HCl अगर देखा जाए तो HCl डिसोसिएट किस में होगा, H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट वीक एसिड दिए गए हैं। तो वहाँ पे देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शियल होता है। ठीक है, दे डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे H2CO लिख गया है, लेकिन बेटा ये H2CO3 है, दिस इज कार्बोनिक एसिड, तो ये एक वीक एसिड है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन के हिसाब से, कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, जो भी सॉल्यूट होता है जो कि एसिड है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर एसिड का कंसंट्रेशन कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, डाइल्यूट एसिड कहा जाएगा। ये समझ सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो मेनली एसिड की अमाउंट है, वाटर में कितना एसिड मिला हुआ है। अगर एसिड ज़्यादा मिला है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कंसनट्रेटेड एसिड कहेंगे। अगर एसिड कम है और वाटर भी बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट एसिड की डेफिनेशन क्या है, हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, हाई कंसंट्रेशन होती है एसिड की एक्वस सॉल्यूशन में। इसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसिड्स की। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी दी गई है एसिड की रिएक्शन मेटल से। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और ये याद रखिएगा पॉप साउंड रिलीज़ होती है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करी जाए तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद इंडिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे हम लोग ये जान सकते हैं, ठीक है, तो बर्निंग विथ पॉप साउंड। अब देखिए हाइड्रोजन गैस आपको पता चला, भी ऊपर लिखा हुआ था पॉप साउंड के साथ निकल रही है, तो जो पॉप साउंड के साथ गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पासेस थ्रू सोप सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर देखिए इंडिकेशन जो है वो सिंपल सा है कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, ये आपको मेनली समझना है। ठीक है, लेकिन कब, जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे। नेक्स्ट कहा गया है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। अब देखिए मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल कार्बोनेट हो सकता है, या मेटल बाइकार्बोनेट होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। तो एसिड हम लोग ने जैसे मान लिया HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन हम लोग ने किससे कर दी, सोडियम कार्बोनेट से कर दी, मतलब Na2CO3 से कर दी। किसकी रिएक्शन, HCl की। तो हमारे पास एक एसिड था और एक क्या था, एक हमारे पास मेटल कार्बोनेट था। जब दोनों की रिएक्शन करी गई तो देखिए सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। वही सेम चीज़ देखिए इसमें भी हो रही है कि अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग ने यूज़ किया, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर यूज़ किया है और उसकी भी रिएक्शन अगर एसिड से कराई जा रही है तो क्या होता है, NaCl मतलब सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर में पास कर दें, CaOH होल ट्वाइस का मतलब होता है लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। CaCO3 क्या है, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट है। ठीक है, CaCO3 क्या है, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट है। तो इसीलिए जो हमारा लाइम वाटर होगा, CaOH होल ट्वाइस होगा, वो किस कलर का दिखने लग जाएगा, वाइट कलर का दिखने लग जाएगा। मीन्स देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर इसी सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कर दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एक्सेस में पास कर देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये सॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस होती है, ठीक है, जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो ये पूरा टेस्ट हो जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोग को याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। पहले कहा गया है एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट और वाटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को हमने पिछले चैप्टर में देखा था, क्या कहते थे इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे। तो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है HCl है, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसके साथ NaOH यूज़ किया है। NaOH क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को अगर रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। तो एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर। क्योंकि आपको ये यहाँ पे समझना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। ये बात याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये दोनों बातें आप लोग को हमेशा
याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर फॉर्म किया। एग्जाम्पल दिया गया है एसिड HCl है, मेटल ऑक्साइड Na2O है, क्योंकि आपको पता है Na सोडियम है और ये एक मेटल है, तो ये बेसिक नेचर का होगा। एसिड बेसिक नेचर से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा गया है एसिड इन वाटर सोल्यूशन। अब देखिए, एसिड को जब वाटर के सोल्यूशन में मतलब एक्वा सोल्यूशन में रखते हैं तो आपको पता है H+ आयंस रिलीज होते हैं। कैसे H+ आयंस या H3O+ आयंस रिलीज होते हैं इसको देख लेते हैं। तो HCl है, HCl की रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से हो रही है। क्या फॉर्म हो रहा है, H3O+ फॉर्म हो रहा है और Cl- का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H+ क्यों नहीं फॉर्म हुआ, तो उसका आंसर यहाँ दिया है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि H+ आयन का अकेले फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए H+ जो होता है वो H2O से रिएक्ट करके H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये तो बात हुई एसिड की प्रॉपर्टीज़ की। आते हैं बेस में। तो बेस में सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो बेस में दी गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। पहली प्रॉपर्टी जो दी गई है इसमें कहा गया है वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, एल्कली क्या होता है, ऐसे बेसेस जो वाटर में घुल जाएं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, एल्कली कहा जाएगा। अब जो बेसेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, तो बिटर बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है। स्लिपरी मतलब थोड़ा सा फिसलने वाला टच होगा, मतलब बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है। ये क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स दे कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसके बाद जो बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद येलो कलर, ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसको किस कलर का कन्वर्ट कर देते हैं, येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फिनोप्थलीन होता है वो कैसा हो जाता है, तो बेस में वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये दोनों चीज़ें भी हम लोग ने देखी थी कि एसिड में क्या हो रही थी, और सिमिलरली बेस में भी कलर में चेंजेस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या कहा गया है। तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी दी गई है इसमें कहा गया है सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्युमिनियम एंड टिन रिएक्ट्स विद एल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व। तो देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, Zn का दिया गया है, एल्युमिनियम का दिया गया है और टिन का दिया गया है। ये तीनों मेटल्स जब एल्कली से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो जैसे एग्जांपल है NaOH, आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, जिंक से हो रही है। क्या फॉर्म हो रहा है, Na2ZnO2, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए NaOH की रिएक्शन Al से हो जाती, एल्युमिनियम से हो जाती, तो क्या बनता, NaAlO2 बनता है, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है बेस रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम वही बात है जो अभी हम लोग ने देखी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ये तो पॉइंट वही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए अभी हम लोग ने एसिड की जब रिएक्शन देखी थी तो एसिड किससे रिएक्ट कर रहा था, मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन बेस किससे रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होगी तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे बेस हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस को क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद रिएक्शन किससे हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। दोनों की रिएक्शन हुई, फॉर्मेशन किसका हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ, और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, बेस इन वाटर सोल्यूशन। अब देखिए अगर बेस को वाटर के सोल्यूशन में डाला जाएगा तब क्या होगा। तो जैसे हमारे पास बेस था KOH, ठीक है, अब वाटर के सोल्यूशन में जब बेस को पुट किया जाता है तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर जनरेट्स OH माइनस आयन। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे वो कौन से आयन्स को जनरेट करते हैं, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करते हैं।
आगे आते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स देख लेते हैं हम लोग कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। ठीक है, तो कलर को चेंज करके जो ये बता दे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स जरूरी नहीं है कि कलर को चेंज करके ही बता दे, हो सकता है कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हों। ठीक है, तो देख लेते हैं कि करके ये सब क्या होते हैं। तो पहले नेचुरल इंडिकेटर्स देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए नाम से पता चल रहा है नेचुरल है, तो इसका मतलब ये नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज मतलब प्लांट से, कुछ एनिमल से, ठीक है, ये कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो जैसे हमारे पास दिया गया है लिटमस। लिटमस एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर है। इसके बाद टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं, रेड कैबेज, चाइना रोज़। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इनको प्लांट से या ये कह सकते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किया जा रहा है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल। देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे जिनकी स्मेल में चेंज आ जाता है जब वो एसिड में या बेस में मिक्स किए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है वेनिला और अनियन। ठीक है, तो वेनिला और अनियन जो है वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं? तो देखिए सिंथेटिक अगर कोई भी चीज़ होती है इसका मतलब वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करी गई है, कहाँ पर, लैब में, तो उनको क्या कहा जाएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं जैसे फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, तो ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर जैसे यहाँ पे हमको देखिए कई सारे दिए गए हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, इंडिकेटर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ उनका कलर भी बताया गया है कि कौन से कलर के होते हैं, एसिड में उनका कलर क्या हो जाएगा और बेस में उनका कलर क्या हो जाएगा, सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे ब्लू लिटमस है, तो ब्लू लिटमस का अगर ओरिजिनल कलर आप देखेंगे तो ब्लू रहता है। एसिड में जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में जो कलर रहेगा इसका ब्लू ही रहेगा। इसके बाद रेड लिटमस को अगर देखा जाए तो रेड लिटमस का कलर क्या होता है, तो रेड लिटमस का जो कलर है वो रेड रहेगा। एसिड में ये कोई भी कलर में चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में ब्लू हो जाता है। सिमिलरली फिनोप्थिलीन अगर देखें तो फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है। ये एसिड में तो कोई कलर में चेंज नहीं करेगा, मतलब कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज दिया गया है, इसका ओरिजिनल कलर क्योंकि नाम में लिखा है ऑरेंज तो कलर भी ऑरेंज है। एसिड में ये रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में ये येलो हो जाएगा। रेड कैबेज की बात करी गई है तो इसका कलर पर्पल होता है। एसिड में इसका कलर रेड हो जाएगा या तो पिंक हो जाएगा, लेकिन बेस में जो इसका कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा या तो येलो हो जाएगा। वो डिपेंड करता है बेस कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक है। टर्मरिक आपको पता होगा कि इसका कलर येलो होता है। ठीक है, एसिड में इसका कलर येलो ही रहेगा, लेकिन बेस में कलर क्या हो जाएगा, इसका रेड हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग करके देख सकते हैं। टर्मरिक लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा बेस डालिएगा, देखिएगा कलर रेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए इसको कहते हैं कि इससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, यूनिवर्सल पीएच या यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ अ पीएच रेंज 0 to 14। इसकी जो रेंज होती है पीएच स्केल की वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक, अब याद रखिएगा कि जो न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन उसका पीएच क्या रहता है, 7 रहता है। अब 0 से लेके 7 तक अगर मान लीजिए आपका आ रहा है, 0 से लेके 6.9 तक मान लीजिए, या 7 से कम तक, मतलब अगर 7 से कम आपका पीएच आ रहा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपका है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, अब एसिडिक तो है, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जो 1 होगा 2 होगा, ऐसे अगर नंबर्स आ रहे हैं आपका पीएच में तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ठीक है, ये कैसे एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर्स आ रहे हैं 5 या 6 तो ये कैसे एसिड होंगे, वीक एसिड्स होंगे। इसी तरीके से अगर बेस में आए तो बेस में याद रखिएगा कि बेस में जिनका पीएच 13 या 14 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, वो कैसे बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। लेकिन अगर पीएच मान लीजिए 8 या 9 है तो ये वीक बेसिस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए 0 है और ये 14 है तो राइट साइड जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन राइट साइड जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। मतलब 0 या 1 या 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है और जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं
एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहाँ से भी आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, हालांकि इसको हमने समझा दिया। प्योर वाटर को अगर देखेंगे तो प्योर वाटर में जो कंसेंट्रेशन होता है H+ का और OH- का, वो होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, जिसकी वजह से इसका pH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, pH लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, pH ग्रेटर देन 7 कैसे सॉल्यूशंस होंगे, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 1 वाला बिल्कुल रेड है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और जैसे जैसे आप राइट की तरफ जा रहे हैं, जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वीक एसिड्स की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 पे तो न्यूट्रल हो गया, जैसे वाटर है, वाटर का pH 7 होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। इसके बाद स्लाइटली एसिडिक देखेंगे तो स्लाइटली एसिडिक में आपको कौन मिलेगा, स्लाइटली एल्कलाइन है, मतलब ये वीक बेस है, और जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट pH दिए गए हैं, हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जैसे pH कॉजिंग एसिडिटी, आप लोग ने सुना जरूर होगा कि पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे स्टमक का जो pH होता है वो होता है 1 से लेके 2 तक। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ऐसे मतलब जो हमारे पेट में इसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है, तो जो कंडीशन आती है उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब इस एसिडिटी को क्योर कैसे किया जाता है, तो क्योर करने का तरीका बहुत आसान है। क्या आसान है? इसके लिए हम लोग एंटा एसिड नाम की चीज़ यूज़ करते हैं। एंटा एसिड एक दवाई है, या ये कह सकते हैं बेस है। तो डाइजीन एक आप लोगों ने दवा सुनी होगी, तो एक एंटा एसिड है। pH टैबलेट्स कंटेनिंग बेस, ठीक है, pH टैबलेट्स कंटेनिंग बेस। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी यूज़ किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी यूज़ किया जाता है एसिडिक को, मतलब एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं pH कॉजिंग टूथ डीके। अब देखिए हमारे दांतों में, कई दांतों में कीड़े लग जाते हैं, टूथ डीके हो जाता है। तो जो टूथ डीके हो रहा है वो, उसके पीछे भी जो कारण है वो क्या है, pH है। कैसे? अवर टीथ आर नेचुरली कोटेड विद इनेबल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखिए हमारा जो टीथ है उसमें कवरिंग है जिसको इनेमल कहते हैं, और ये इनेमल किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। और यही कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल क्या करता है, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है डीके, सड़ने से। ठीक है, अब हमारे pH, हमारे जो माउथ का जो pH है, जब वो 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह, तो उसकी वजह से होता क्या है, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाता है, कोरोड होने लग जाता है, जिससे एक कंडीशन आती है जिसको कहा जाता है टूथ डीके। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी माउथ। अब जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, सबको पता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो खाना चिपका रह जाता है दांत में, वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया क्रिएट करता है। उसकी वजह से टूथ में कैविटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। और जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो pH होगा माउथ का वो बहुत कम हो जाएगा। दीज एसिड, अब यही एसिड क्या करते हैं, टूथ इनेमल के साथ रिएक्ट करते हैं और टूथ डीके कॉज करते हैं। अब अगर इससे बचना है आपको तो क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए डेली। ठीक है, और उस टूथपेस्ट में आपको पता होगा बेस जरूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ pH ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो pH का इफेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं pH से। ठीक है, दैट दे कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज pH। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू एग्जॉस्ट ऑफ acidic oxides from industries and vehicles, we get acid rain in which pH of rain falls below 5.6। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, एसिड रेन के बारे में मेनली आपको बताया गया। आपको पता होगा दो गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जब क्लाउड में जाते हैं, मतलब क्योंकि ये हल्की गैसेज होती हैं तो ये ऊपर चली जाती हैं, जब ये क्लाउड्स में मिक्स होते हैं तो वाटर के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे गिरते हैं रेन के फॉर्म में। और जब प्रेसिपिटेशन होगी, जब रेनफॉल होगी, तो रेनफॉल में वाटर के साथ साथ ये एसिड भी गिरेंगे, क्योंकि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है H2SO4, और जब ये NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एसिड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एसिड रेन में। ठीक है, और इस एसिड रेन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक्वाटिक प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सब इफेक्ट है pH का लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
सेल्फ डिफेंस की अगर बात करी जाए, प्लांट और एनिमल सेल्फ डिफेंस में भी इसको यूज़ करते हैं। कैसे? आप लोग ने देखा होगा जो लाल वाली चींटी होती है, बहुत खतरनाक चींटी होती है जो रेड कलर की होती है, वो अगर आपको काट ले, ठीक है, उसका अगर डंक लग जाए तो क्या होता है, उस जगह में बहुत सूजन आ जाती है और साथ ही साथ उसमें बहुत तेज़ी से इचिंग होती है। और इसी तरीके से एक जो बी होती है, बी जो अगर देखें, हनी बी जो देखा होगा आप लोग ने, रेड कलर की होती है, मतलब ऑरेंज रेड कलर की जो होती है, वो भी अगर बाइट कर लेती है, वो भी अगर अपनी स्टिंग लगा देगी और उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरीके से एनिमल क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं और भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने आप को बचा कर रखते हैं। पीएच ऑफ सॉइल की बात अगर करी जाए तो सॉइल अपना पीएच के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, तो आपको पता है अगर प्लांट की ग्रोथ चाहिए आपको, तो एक ऐसा पीएच होना चाहिए जिससे आसानी से चीज़ें ग्रो कर सकें, ठीक है। और वो पीएच क्या होना चाहिए, 6.5 से 7 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये पीएच सॉइल का कभी कम हो गया, क्यों कम हो जाएगा, एसिड रेन, क्योंकि आपको पता है एसिड रेन कहाँ होगी, सॉइल पे होगी, लैंड पे होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का जो एसिडिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, मतलब इसका जो पीएच होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 मान लीजिए हो गया। अब इसकी एसिडिटी को हम लोग बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चूना डाला जाता है, चूना मतलब बेस डाला जाता है, कह सकते हैं कैल्शियम का बेस डाला जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर के मतलब इतने पार्ट के नोट्स होते हैं कंप्लीट। अगले पार्ट में हम लोग जो नोट्स पढ़ेंगे वो सॉल्ट टॉपिक के होंगे, सॉल्ट टॉपिक के फॉर्म में होंगे और सॉलिड होंगे, ठीक है। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता होगा जिसके आर पार दिखाई पड़ता है, ठीक है, जो अपने से लाइट को पास होने दे उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, और जो अपने से लाइट पास ना होने दे उसको ओपेक कहा जाता है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, तो ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होंगे वाटर में घुल जाएंगे, सॉल्यूबल होंगे। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो, तो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर सॉल्ट मिक्स है तो वो अगर मोल्टन फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सॉल्ट। द सॉल्ट में बी सॉल्टी, सार, स्वीट, बिटर एंड उमामी, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट दिए गए हैं जो सॉल्ट के हो सकते हैं। सॉल्ट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सॉल्ट का जो टेस्ट है वो हमेशा बिटर होगा या सार होगा, ऐसा नहीं होता, कोई भी टेस्ट सॉल्ट का हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ओडरलेस, मतलब ऐसे सॉल्ट जो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा कैसे होंगे, ओडरलेस होंगे, मतलब इनमें कोई भी गंध नहीं होती है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड, सॉल्ट जो होंगे वो कलरलेस भी हो सकते हैं या कलर्ड सॉल्ट भी हो सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है सॉल्ट का, जैसे सबसे पहला जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, फिर एसिडिक सॉल्ट है और फिर बेसिक सॉल्ट है। तो देखिए न्यूट्रल क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से या रिएक्शन से बनते हैं। इसका पीएच जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 7 होगा। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम क्लोराइड दिया गया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, तो ये किससे बना है, तो इसमें जो बेस है वो NaOH यूज़ किया गया है और HCl क्या है, एसिड यूज़ किया गया है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए जो सॉल्ट बना वो कैसा है, न्यूट्रल है। सोडियम सल्फेट की बात करी जाए तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो NaOH से बना, मतलब ये बेस है, और H2SO4 इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये भी बन रहा है। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है तो KOH से बन रहा है, पोटेशियम K से आया, KOH से आया, और HCl से क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। तो ये हमारे पास हो गए न्यूट्रल सॉल्ट्स और कहाँ से वो डिराइव होते हैं। एसिडिक सॉल्ट की अगर बात करी जाए तो ऐसे सॉल्ट जिनमें एसिड तो स्ट्रांग हो लेकिन वीक बेस हो, बेस वीक होना चाहिए और एसिड क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इनका अगर आप पीएच देखेंगे तो ये 7 से कम होगा, क्योंकि इस एसिड स्ट्रांग था तो पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया गया है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में अमोनिया कहाँ से आई, NH4OH से आई, ठीक है, ये एक वीक बेस है। और सल्फेट कहाँ से आया, सल्फेट आया H2SO4 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड अगर देखें तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम कहाँ से आया, NH4OH से आया, ठीक है, जो कैसा था, जो वीक बेस था। और क्लोराइड कहाँ से आया होगा, तो HCl से आया होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट्स के बारे में बताया गया है। बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? जिनमें वीक एसिड होगा लेकिन बेस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो ऐसे सॉल्ट जो कि इनकी रिएक्शन से फॉर्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट अगर देखेंगे तो NaOH से सोडियम आया और कार्बोनेट कहाँ से आया? H2CO3 से कार्बोनेट आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये स्ट्रांग बेस हो गया और वीक एसिड हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे देखिए फिर से सोडियम जो आया वो NaOH से आया जो कि स्ट्रांग बेस है, लेकिन एसीटेट अगर देखें तो ये एसिटिक एसिड से आया, CH3COOH से आया। ठीक है, और ये वीक एसिड होता है। तो स्ट्रांग बेस है और वीक क्या है? एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। कुछ टाइप्स देख लेते हैं, सॉल्ट की फैमिली देख लेते हैं, मतलब टाइप्स देख लेते हैं सॉल्ट के। तो सबसे पहला जो सॉल्ट हमको दिया गया है वो NaOH है। तो NaOH तो हमारे पास NaCl मेनली सॉल्ट होता है। तो NaOH की प्रिपरेशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला जो है NaOH का, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या है? NaOH है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। कॉस्टिक पोटैश अगर पूछा जाए तो KOH होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्रिपरेशन कैसे होता है NaOH का? तो प्रिपरेशन के लिए जो मेथड यूज़ होगा उसको कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस या क्लोर एल्कली प्रोसेस कहेंगे। इसमें होता मेनली ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है ब्राइन सॉल्यूशन की। जो ब्राइन होता है, ब्राइन क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ब्राइन, तो कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर प्लस HCl, ठीक है, वाटर प्लस NaCl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ब्राइन हो जाएगा। कोल्ड होता है भी याद रखिएगा। इस कैरीड आउट, तो इनका क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। जब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो एनोड पे क्या फॉर्म होता है? क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। और कैथोड पे क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स इन दी सॉल्यूशन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रह जाएगा? सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाता है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में मेनली बताया गया है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें सबसे पहला हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो NaOH है। तो अगर हाइड्रोजन का यूज़ देखें तो हाइड्रोजन के यूजेस हैं कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल की तरह काम किया होता है, मतलब एक बहुत अच्छे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। मार्गरीन के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। अमोनिया, जो कि आप जानते होंगे बहुत अच्छा मतलब अमोनिया इससे क्रिएट करी जाती है और अमोनिया से फिर फर्टिलाइज़र्स का क्रिएशन होता है या प्रोडक्शन होता है। क्लोरीन गैस को अगर देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती है। स्विमिंग पूल में यूज़ करी जाती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वाटर के वो उसमें ख़त्म हो जाएं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC पाइप्स आप लोग ने सुने होंगे, उसके प्रिपरेशन में क्लोराइड या क्लोरीन गैस यूज़ करी जाती है। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। CFCs आपको पता होगा, रेफ्रिजरेंट है बहुत अच्छा, उसमें यूज़ होता है क्लोरीन। पेस्टिसाइड्स को क्रिएट करने में या पेस्टिसाइड्स को बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में हम लोग क्लोरीन गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद NaOH दिया गया है। NaOH के यूजेस क्या हैं? तो कुछ यूजेस दिए गए हैं, जैसे डीग्रीजिंग मेटल्स, तो मेटल्स पर जो ग्रीस आ जाती है उसको हटाने के लिए, सोप्स की प्रिपरेशन के लिए, डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन के लिए, पेपर को बनाने के लिए, मतलब पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज़ होता है NaOH का। आर्टिफिशियल फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए भी NaOH का यूज़ होता है। ठीक है, अब अगर NaOH और Cl2 दोनों का देखा जाए यूज़, तो दोनों किस चीज़ के लिए बनाने में, किसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और अगर यहाँ पे H2 और Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखा जाए तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी कुछ यूजेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस करी गई है वो किस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो NaCl जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा एरो के ऊपर। ठीक है, तो क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सॉल्ट हमको दिया गया है वो है बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। बेकिंग सोडा को केमिकल नेम अगर देखा जाए तो कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। प्रिपरेशन जो होता है बेकिंग सोडा का वो किससे होता है? बाय द प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? पहला पार्ट दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। मतलब NaCl हमने लिया,
अमोनिया हमने लिया और इसमें क्या पास कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी। अब देखिए सोल्यूशन जहाँ पे बोला जाएगा तो वाटर जरूर होगा उसमें, ठीक है। तो हमारे पास NaCl था, अमोनिया था, वाटर था, और इसमें हमने क्या पास करी, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। तो क्या फॉर्म हो रहा है, NaHCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और NH4Cl का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ है जिसको कहते हैं क्या, बेकिंग सोडा कहते हैं। अब देखिए जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा, देखिए यहाँ पे NaHCO3 है, इसको हीट किया जा रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, Na2CO3 फॉर्म हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। अब आपसे पूछा जाए कि जो बेकिंग सोडा था इसके यूजेस क्या थे, तो आपको पता है जो क्रिस्पी पकौड़ास, जो पकौड़ा आप लोग ने पकौड़ी खाई होगी, पकौड़ा खाया होगा, तो जो उसका क्रिस्पीनेस होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट एंटासिड, ये क्योंकि बेसिक नेचर का होता है तो इसको एंटासिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग बेकिंग पाउडर, अब देखिए बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं किसके, बेकिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा पे आते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो 10 इसमें क्रिस्टल्स हैं किसके, वाटर के। मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 विल कंबाइन विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, देन इट विल मेक व्हाट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और वी कैन से वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन बहुत सिंपल सी है। Na2CO3 जो हमारे पास था उसमें हम लोग ने 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर दिए, मतलब उसमें वाटर ऐड करोगे तो वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, वॉशिंग सोडा का। यूजेस देख लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले ग्लास की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सोप की इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। इसके बाद सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरैक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स, उसकी प्रिपरेशन में भी वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। तो कई सारी डोमेस्टिक पर्पज़ हैं क्योंकि नाम ही है इसका वॉशिंग, तो वॉशिंग पर्पज़ में, क्लीनिंग पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूज़ दिया गया है परमानेंट हार्डनेस। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, यहाँ पे हार्डनेस नहीं आया है, तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश। अब देखिए आपके पास वॉशिंग सोडा है, आपके पास बेकिंग सोडा है, दोनों के दोनों वाइट कलर के होते हैं, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे दोनों को, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन डेफिनेट मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन विद सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन स्टेट। तो जो सॉल्ट होता है जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है तो जितने वाटर मॉलिक्यूल उससे कंबाइन करते हैं, ठीक है, डेफिनेट मॉलिक्यूलर प्रपोर्शन, उसको क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा था Na2CO3, ठीक है, तो Na2CO3 कितने वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा था, 10 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा था, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। अ सब्सटेंस कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड हाइड्रस सब्सटेंस और हाइड्रेट। तो देखिए जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रस सब्सटेंस कहते हैं या हाइड्रेट कहते हैं। दिस वाटर कैन बी एक्सपेल्ड बाय हीटिंग। अब देखिए अगर इस वाटर को हमको हटाना है तो हम क्या कर दें, हीट कर दें सॉल्ट को। जब सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस सॉल्यूशन या एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा। तो एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। हाइड्रस सब्सटेंस या हाइड्रस सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लास्ट सॉल्ट हमारे पास एक और सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर भी वैसे है, ब्लीचिंग पाउडर भी देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट किया जाए, जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन होता है। तो जिप्सम जो था उसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन हुआ। और ये CaSO4.12H2O क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ ही साथ 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन
हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी रिएक्शन भी है। अब पीओपी का यूज़ क्या होता है? तो पीओपी का यूज़ बहुत सिंपल है। फ्रैक्चर, जब कोई भी किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उसको जो भी प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो वो किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। कई सारे आपने खिलौने देखे होंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, इसके बाद ये ब्लीचिंग पाउडर भी देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है। तो इसके बाद हम एनसीईआरटी बुक को ही पूरा ले आए हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस किया था ब्राइन का, तो उसमें जो गैस प्रोड्यूस हुई थी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। अब इस क्लोरीन गैस को कहाँ पास कर दिया गया है? तो इस क्लोरीन गैस को पास कर दिया गया है CaOH होल ट्वाइस पे। ठीक है, अब जब CaOH होल ट्वाइस या ड्राई स्लेक्ड लाइम उसको बोलें, तो उसमें जब पास करेंगे तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा, मतलब CaOCl2 होगा, और साथ ही साथ वाटर का भी प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। और इसके बाद कुछ इसके यूजेस भी देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं बहुत सिंपल से हैं। जैसे सबसे पहला जो यूज़ दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर का, वो दिया गया है फॉर ब्लीचिंग कॉटन। तो कॉटन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, वुड पल्प, ब्लीचिंग वुड पल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी होता है जिसको हम लोग पीते हैं, तो उसमें से जो भी इन्फेक्शन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के। तो यहाँ पर इस चैप्टर की पूरी नोट्स होते हैं कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को ये नोट्स समझ में आ गए होंगे, चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम लोग रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।